प्राचीन काल में जब पठन पाठन का कार्य होता था तो इतने सारे विषय नहीं थे, इतने सारे डिसिप्लिन नहीं थे। समय के साथ जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता रहा, ज्ञान को अलग अलग भागों में बांट दिया गया और वो निरंतर लगातार और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। तो ये सामान्य अध्ययन अपने आप में पूरा एक विषय है, लेकिन उस एक विषय के भीतर इतनी सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई चीन की दीवार है कि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जब कभी आप तैयारी भी करते हैं तो जरूर इस बात को ध्यान में रखें कि पॉलिटी है या आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या करेंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी, जितने भी हैं, तो ये एकदम अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पढ़ने की सुविधा के लिए आप दिमाग में रखेंगे एक सिस्टम के लिए। अदरवाइज पढ़ते समय जब एक विषय को पढ़ते हैं, एक पार्ट को पढ़ते हैं, तो जीएस के दूसरे सेगमेंट से क्या कहीं पर वो जुड़ता है, उससे लिंक्ड है, ये दिमाग में रख करके आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि 20%, कम से कम 20% आपकी मेहनत जो है कम हो जाएगी। 20 इंटीग्रेटेड अप्रोच की वजह से आपको अपने कीमती समय का 1/5 टाइम बचाने में आप सफल होंगे, मेहनत बचाने में भी आप सफल होंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉलिटी है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सपोज करो कि आप पॉलिटी में यहाँ पर पढ़ रहे हो, नीति आयोग यहाँ पर भी पढ़ते हैं, प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसके बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, या यदि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। और जब हम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टॉपिक के रूप में चीज़ों को जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर आकर के जुड़ती हैं। तो इसको पढ़ने के दौरान यदि इसका सिलेबस आपके दिमाग में है, यहाँ पर भी हमें उसी नीति आयोग को पढ़ना है, यहाँ पर भी हमें एनडीसी के रोल और सरकार की नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, तमाम चीज़ों को पढ़ना है, तो इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमारा काम सरल हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। दूसरी बात की मुख्य परीक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रश्न आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को यदि ठीक से देखेंगे तो देखेंगे कि उनमें 2-2, 3-3 लाइन या कई बार 4-4 लाइन के एक प्रश्न होते हैं। तो उसमें पुछल्ले जुड़े रहते हैं, पार्ट। तो उसमें कोई एक सेगमेंट से होगा, उसी का दूसरा पार्ट जीएस के किसी दूसरे सेगमेंट से जुड़ा होगा, तीसरा पार्ट करंट से जुड़ा होगा। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच यदि आप लेकर के चलते हैं तो आपकी तैयारी सरल हो जाती है। इसलिए इन सभी पार्ट्स की आप तैयारी अध्ययन के लिए बांट करके अपना करेंगे, लेकिन माइंड मेकअप जो आपका होगा वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी आपकी तैयारी एकदम बट के नहीं होनी चाहिए कि अभी प्री है इसके बाद मेंस है, या ये प्री है ये मेंस है, नहीं। केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो केवल मेंस में है और कौन सी ऐसी चीज है जो कि केवल प्री में है, मेंस में नहीं है। ऐसी कुछ चीजें जैसे मान लो कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब आप प्री पढ़ रहे हैं तो प्री की हिस्ट्री पढ़ने के दौरान आप मीन्स की भी हिस्ट्री को ध्यान में रखें। मीन्स के जो सवाल आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर को आप पहले से पढ़ करके ध्यान में रखें। और जब कभी आप किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो मीन्स के सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए। प्री के जो सवाल होंगे तथ्यात्मक वो तो रहेंगे, मुख्य परीक्षा के भी सवाल, ताकि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होती रहे साथ साथ में। बस इतना ही ध्यान में रहेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो जब हम प्री पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। मुख्य परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेन दोनों में कॉमन है इंडियन हिस्ट्री, और एडिशनल में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां पर पढ़ना है। स्पेशलाइज्ड जब परीक्षा हमारी 2-3 महीने रह जाती है, जब हम प्री मेंस के लिए पढ़ते हैं तो उस समय हमें वो हिस्ट्री
जो मुख्य परीक्षा से नहीं जुड़ती है उतने समय के लिए उसको हम छोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर आपके जीएस फर्स्ट पेपर में मेंस में कल्चर का पार्ट है, आर्ट और कल्चर। तो आर्ट और कल्चर को छोड़ करके जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है एंशिएंट की, मेडिवल की, इसको आपको नहीं देखना है। केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक से पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल या भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उस वाले पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। आर्ट और कल्चर को तो आपको देखना ही देखना है। तो स्पेशलाइज्ड हो गया। आपको प्री में यदि आप पढ़ते हैं तो टोटल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आर्ट और कल्चर को भी आप सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मेंस में पढ़ते हैं तो आर्ट और कल्चर स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि उस पर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने को आएंगे 150, 200, 250 शब्दों में। तो वहां केवल तथ्यात्मक ज्ञान जैसे प्री में पढ़ते हैं कि ये इमारत उसने बनवाई, तो इमारत इसने बनवाई, तो यहाँ पर स्थित है, तो वहां पर स्थित है, तो यही सन में बना, तो उस सन में बना, केवल इतने से काम वहां पर नहीं चलेगा। तो इस अंतर को हमें प्रारंभ में ही समझ लेना चाहिए, तो आप बेहतर रूप से तैयारी करेंगे। और 1 साल 1.5 साल में यदि आप बहुत सीरियस सिंसियर स्टूडेंट हैं और यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और एकेडमिक में यदि आप एवरेज लेवल के भी स्टूडेंट हैं और बाय नेचर सीरियस हैं, तो 1.5 साल में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्री मेन इंटरव्यू सब ग्रेजुएट हो चुके हैं तो, क्योंकि तब तक आपका आईक्यू लेवल भी बेहतर हो जाएगा एज के हिसाब से। और दूसरी बात ये कि वो सारे विषय जो आपने ग्रेजुएशन में रखे हैं, यदि आप आर्ट्स में बीए में हैं तो 2-3 विषय ऑलरेडी आपके पहले से अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। अंडर ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट पास करके तैयारी शुरू किए हैं या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में कम से कम 2.5 से 3 साल जो कि आपके पास है, क्योंकि कोई बच्चा जो इंटरमीडिएट पास किया है तो 16, 17, 18 साल का अधिकतम होगा। 21 साल से पहले परीक्षा में वो सम्मिलित हो नहीं सकता और ग्रेजुएट हुए बिना भी सम्मिलित नहीं हो सकता। तो 3 साल तो उसके पास रिजर्व है, इसलिए वो 3 साल की पूरी अपनी प्लानिंग करेगा और 3 साल से कम में वो अपनी तैयारी कर भी नहीं पाएगा। ना तो उसको 3 साल से पहले तैयार करने लेने की ज़रूरत है, ना वो कर पाएगा, क्योंकि परीक्षा जिस तरह से है, जिस स्तर की है, उसमें इतना टाइम मिनिमम उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग मैच्योर हैं, जैसा कई लोग दिख रहे हैं इसमें, उनके लिए 1.5 साल। एक चीज़ और कि यदि नौकरी वाले, जॉब वाले, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे फुल टाइमर हैं तो उनको केवल पढ़ना ही पढ़ना है और उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो तो अधिकतम जितना समय दे सकते हैं दें और अधिक से अधिक समय उन्हें निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अधिकतम। और कोई आदमी अधिकतम कितने घंटे पढ़ सकता है जो और कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल तैयारी के लिए कमिटेड है, तो अधिकतम कितने घंटे पढ़ सकता है। आप लोगों की क्या राय है, अधिकतम कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं? 8-10 घंटे। और कोई 6 घंटे। और कोई पीछे वाले में से? हाँ, 12। अच्छा, देखिए, यदि ऑनेस्टली कहा जाए कि जो अपने छात्र जीवन में मैं बहुत सीरियस कॉम्पिटिटर रहा, तो मेरा निजी अनुभव भी है और जो टॉपर्स जो बताते हैं उसको भी देखे जाए तो अधिक से अधिक 12 से 13 घंटे हम पढ़ सकते हैं, अधिकतम। ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा टाइम हमारे लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको एक निश्चित समय तक सोना भी है, क्योंकि दिमागी कार्य आपको करना है। इसलिए माइंड फ्रेश होने के लिए कम से कम 5 से 7 घंटे के बीच में नींद आवश्यक है। प्लस अन्य दिनचर्या की जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें आपको करनी होती हैं, नहाना धोना, खाना पीना, थोड़ा बहुत घरेलू
चीज़ें। तो अधिक से अधिक आप 100% डिवोटेड हो, कमिटेड हो, घर के लोग आपको स्पेशली केवल पढ़ने के लिए छोड़ दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप 13 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। और ये 13 घंटे का टाइम भी आप साल भर नहीं निकाल सकते, नहीं पढ़ पाएंगे, ये फैक्ट है। पूरे साल भर का रेशियो आपका 13 घंटे का नहीं हो पाएगा। साल भर का ये रेशियो जो आपका होगा वो अधिक से अधिक 8 घंटे का आ पाएगा। यदि आप 13 घंटे पढ़ते हैं तो आपका 8 घंटे का रेशियो आएगा। इसका कारण ये है कि बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाएंगे, या 13 घंटे के बदले आप 5 घंटे पढ़ पाएंगे, 6 घंटे पढ़ पाएंगे, या 4 ही घंटे पढ़ पाएंगे। कभी कोई मेहमान आ जाएगा, कभी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी, कभी आपको किसी के यहाँ जाना होगा, शादी विवाह, कोई घरेलू फंक्शन, कोई व्यस्तता, माता पिता की तबीयत खराब होना, ऐसा होता ही होता है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो यदि आप 13 घंटे का दिमाग में टारगेट रखें कि हमें 13 घंटा पढ़ना है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि घंटे का हम टारगेट ही ना रखें। कितना घंटा पढ़ें इसका हम टारगेट ही ना रखें। हमारे दिमाग में है वो कि हमें क्या पढ़ना है और कितने दिनों के भीतर इसको हमें समाप्त कर लेना है। घंटे अपने आप उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री आपको सबसे बड़ा हिस्ट्री का सिलेबस, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब मिला दिया जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ भी दे, केवल प्री के पॉइंट अभी से भी देखे तो आप ऐसे सोचो कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, तो 12 घंटे केवल घंटे तय कर लिया तो आपका तो ध्यान रहेगा कि 12 घंटा हुआ आज दिन भर में कि नहीं। 12 घंटे में पढ़ा कितना, महत्वपूर्ण चीज ये है ना। 12 घंटे आप बैठे रहें और उतना ही पढ़े जितना कोई लड़का 6 घंटे में पढ़ लेता है, तो आप उसका 6 और आपका 12 तो बराबर हो गया। तो आप ये सेट करें कि आप कितना पढ़ेंगे। हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो पहले आपको सेट कर लेना है कि आप एंशिएंट कितने दिनों में खत्म कर लेना है। अब इतने दिनों में खत्म कर लेना है तो उसके हिसाब से आप अपना पूरा पढ़ रहे हैं। एक साथ यदि जीएस के 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, साथ में करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप प्रतिदिन कितने घंटे एक पार्ट को दें कि जितने दिनों को आपने सेट किया हुआ कि इसे हमें 1 महीने के भीतर खत्म करना है, 20 दिन के भीतर खत्म करना है, 15 दिन के भीतर खत्म करना है, तो अपने आप ही आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा ना कि इसके लिए हमने 10 दिन का या 20 दिन का डेडलाइन फिक्स किया हुआ है। तो 12-13 घंटे वो टाइम निकलता ही अपने आप टाइम निकलेगा। दूसरी चीज़ों की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका माइंड इतना फोकस्ड हो जाएगा, आप इतना ज़्यादा टारगेट पर जो है फोकस हो जाएंगे कि दूसरी चीज़ें आपको अच्छी ही नहीं लगेंगी। इसलिए 12 घंटा 13 घंटा सेट करने से बेहतर है कि आप ये सेट करें कि आपको कितनी चीज़ें कितने दिनों के भीतर कवर कर लेनी है। और इसको एक तो टोटल का फ्रेम तैयार करें कि टोटल सिलेबस हमारा इतना है, इसको हमें 1 राउंड इतने दिनों में कर लेना है। और फिर अब उतने दिनों को पार्ट पार्ट में बांट, जैसे कई बार बच्चे करते हैं गलती, एग्जाम की डेट आ गई, अच्छा 3 महीने एग्जाम है, तो 3 महीने है कोई बात नहीं, तो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और फिर जब 1 महीने या 20 दिन बचता है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं कि अभी तो ये भी छूट रहा, अभी तो ये भी छूट रहा, अभी तो ये भी नहीं देख पाए, अभी तो वो भी नहीं देख पाए हैं, बहुत प्रकार की चीजें। तो ये आपको यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे 3 महीना 2 महीने जो भी है, आप इसमें अपना एक टारगेट बनाएं कि 3 महीने में भी इतने सारे पार्ट हैं। अब सबके लिए एक ही फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि आप यदि ग्रेजुएशन में इनमें से जिन विषयों को पढ़े हुए होंगे और अच्छे से पढ़े हुए होंगे, प्लस जिन विषयों में आपकी रुचि होगी, उसमें आपको थोड़ा कम समय देना पड़ सकता है। जिन विषयों में आपकी रुचि कम है या जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट नहीं है, जिनका बैकग्राउंड आपका नहीं है, उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा समय देना होगा। तो उस 3 महीने को उस हिसाब से आप बांटेंगे। तो आप बांट के देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि किसी पार्ट के लिए आपको 12 दिन का मिल रहा है समय, किसी पार्ट के लिए आपको 15 दिन का मिल रहा है, किसी पार्ट के लिए आपको 8 दिन का समय मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो 3 महीने आप भूल जाओगे,
आपको लगे कि आपके पास तो 1 घंटा भी बर्बाद करने के लिए नहीं है, तो आप उस 3 महीने में 100% सीरियस होकर के तैयारी करेंगे यदि इस तरह से पढ़ते हैं। और यदि जैसे ही दिमाग में रहेगा कि 3 महीने है, चलो अभी कोई एक किताब उठा लिया, पढ़ रहे हैं, अभी हिस्ट्री उठा रहे हैं, पॉलिटी उठा रहे हैं, और आपने टारगेट सेट नहीं किया, इस तरह से पार्ट पार्ट में बांटा नहीं, तो 3 महीने में 2 महीना हो जाएगा। हो सकता है कि आपका 2 पार्ट या 2.5 पार्ट भी पूरा न हुआ रहे। तो ये चीज आप, नए बच्चे अक्सर इस तरह की गलतियां करते हैं। जो लोग 1-2 बार दे लेते हैं तो उनको ये पिछला अपना अनुभव रहता है कि नहीं नहीं ऐसे किया था तो नहीं हो पाया था, तो आगे जा करके सेट करते हैं अपने टाइम। वो आप ना करें। वर्कशॉप में आप इसीलिए तो आए हैं कि आप वही गलतियां ना करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं या किए हुए हैं और जिनकी वजह से वो असफल हुए हैं, या अपना बहुमूल्य समय गंवा करके 1 साल 2 साल या 3 साल गंवा करके तब आप उस अनुभव को प्राप्त करें और फिर से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें सफल होने के लिए, तो वो चीज आपको ना करना पड़े, बल्कि राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपकी एक वेल प्लान स्ट्रेटजी हो जाए और पहले दिन से आप उस स्ट्रेटजी, उस रणनीति का अनुसरण करते हुए, उसे फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें, ताकि 3 साल जो एक्सपीरियंस में आपने गंवा दिए उसके बदले आप 1-1.5 साल की तैयारी में आप सफल हो जाएं। न केवल तैयारी आपकी हो बल्कि उस दौरान ही आप सफल भी हो जाएं। इसलिए वर्कशॉप को समझना, वर्कशॉप को अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। एक चीज और कि सिविल सेवा परीक्षा को आप क्या मानते हैं, कठिन परीक्षा है कि सरल परीक्षा है? सरल है। कैसे? जब सर डेडिकेशन हो और कोई मार्गदर्शन करने वाला हो तो सरल है सर, अदरवाइज तो कठिन है। अच्छा, और किसी के अनुसार खुल के बताइए। इसे मैं वन वे ट्रैफिक नहीं बनाना चाहता हूँ वर्कशॉप को कि मैं बोलता रहूँ, आप चुपचाप सत्यनारायण व्रत कथा की तरह से सुने। आप इंटरेक्ट कीजिए निसंकोच होकर के। लाइव सेशन है, आप आराम से बताइए। कोई यूट्यूब तो वीडियो तो देख नहीं रहे हैं कि चुपचाप देख रहे हैं आप। और कोई बताइए कि सरल है या कठिन है? कठिन परीक्षा है। अच्छा, कठिन से क्या आशय है? हाँ 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 ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और किसी की राय पीछे? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, किसी के अनुसार सरल है, किसी के अनुसार कठिन है। अच्छा, सरल क्यों तुम्हें लगा? बताया था तुमने, लेकिन फिर से बताओ थोड़ा इलेबोरेट करके। सर मैंने आपको बताया था डेडिकेशन हो और पूरा सिलेबस को अच्छे से समझा हो, और सर जैसे कि मैंने बताया मार्गदर्शन करने वाला हो तो सर वो सरल लगेगा। अदरवाइज लैक ऑफ नॉलेज के वजह से सर ये कठिन लगने वाला। जैसे कि सर बताया किसी ने बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लेकिन सर जब हम पढ़ते जाएंगे उसे अच्छे से समझेंगे तो एक मतलब वो हमारे अंदर इनहेरिट हो जाएगा, तो सरल लगने लगेगा। ठीक है, आप सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अनुसार सही है। देखिए, सरल या कठिन, ये एक ऐसी धारणा है जो सबके लिए एक ही नहीं हो सकती। सभी के लिए, यहाँ पर भी आपने देखा एक छोटे से क्लास में बैठे हुए बच्चों के बीच में कि किसी को सरल किसी को कठिन लग रहा है। तो जब ऑल इंडिया लेवल पे ये परीक्षा हो रही होगी तो निश्चित रूप से, अभी मैंने बताया कि 13 लाख लोग लगभग इस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं, तो 13 लाख लोगों में से बहुत से लोगों को ये परीक्षा बहुत कठिन लगती होगी, बहुत से लोगों को बहुत सरल लगती होगी, बहुत से लोगों को एवरेज लगती होगी। तो सरल कठिन का पैमाना क्या है? तो हकीकत में ये परीक्षा, कुछ चीज़ों को हमें दिमाग में निश्चित रूप से रखनी चाहिए
कि ये अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित होने वाली परीक्षा है। यहाँ तक कि भारत के बाहर के भी कुछ लोगों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इतने बड़े पैमाने पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, कॉम्पिटिटर्स की संख्या बढ़ती है तो परीक्षा का स्तर स्वाभाविक है कि बढ़ता है, पहली बात। तो कॉम्पिटिटर की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत कठिन परीक्षा इसको हम मान सकते हैं। दूसरी बात कि ये परीक्षा कहा गया कि एवरीथिंग अंडर द स्काई, वो हर चीज जो आसमान के नीचे जमीन पर आपको दिखाई पड़ती है हर चीज आपके जानने के लिए है। उस हर चीज का संबंध आपकी परीक्षा से किसी न किसी रूप में है। इसका बीए एमए के एग्जाम की तरह से पैटर्न नहीं है कि आपने कुछ चीजों को देखा और कुछ चीजों को पढ़ा, कुछ चीजों को छोड़ दिया और आप एक निश्चित फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में पास हो गए। नहीं, सिलेबस होने के बावजूद भी, सिलेबस है इसका, लेकिन सिलेबस होने के बावजूद भी सिलेबस में ऐसा बहुत कुछ है जो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। उसके भीतर क्या क्या चीजें समा जाएंगी यह स्पष्ट नहीं है। अधिक से अधिक पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यही आएगा या इतने में से ही आएगा। इसलिए इतना विस्तृत पाठ्यक्रम है, इतने विस्तृत पाठ्यक्रम को कवर करना किसी भी एक छात्र के लिए मुश्किल काम होता है, इसलिए परीक्षा थोड़ी सी कठिन होती है। परीक्षा कठिन होने का एक और कारण है कि इसके अंतर्गत कोई एक विषय तो है नहीं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, हर चीज इसके पाठ्यक्रम में शामिल है, जबकि कोई भी छात्र हर चीज का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए सिविल सर्विसेज में क्या कहा जाता है, ये आपने कहावत बहुत सुनी होगी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, कि हर चीज में कुछ जानकारी है लेकिन विशेषज्ञता किसी भी चीज की नहीं है। यहां पर इस कहावत में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन, नन की जगह पर वन। अर्थात जब आप सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पढ़ें या मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पढ़ें तो हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स, सामान्य रूप से एक एवरेज लेवल का आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अभी ज्ञान के बारे में बताएंगे कि ज्ञान का मतलब किस स्तर का है। एक एवरेज लेवल का ज्ञान आपको प्राप्त करना है, वहां पर आपको मास्टरी नहीं हासिल है करनी है। यहां तक कि मुख्य परीक्षा के भी जो सवाल आते हैं वो, ये पूरी परीक्षा का जो यदि स्टैंडर्ड देखा जाए ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे और ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर का होता है। बीए से थोड़ा ऊपर और एमए से थोड़ा नीचे का, एक तरह से बीए ऑनर्स लेवल का ज्ञान आपको इसके लिए अपेक्षित होता है, उससे ज्यादा नहीं। आप उन विषयों का रिसर्च स्कॉलर होने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर ऑफ वन का क्या मतलब है कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, मुख्य परीक्षा में आपको एक वैकल्पिक विषय रखना होता है, जो पहले 2 होता था सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो उस एक विषय का आपको मास्टर होना होगा। अच्छा, क्यों मास्टर होना होगा? इसका कारण है कि ये आपके ऊपर चॉइस दिया गया है, नामी या वैकल्पिक विषय। आपको लगभग 25-30 विषयों में से चुन लेना है अपने पसंद का विषय।
तो जब आप अपनी ही पसंद से चुन रहे हैं तो आपको उसका मास्टर तो होना ही चाहिए। जो आपको पसंद है आप वही विषय चुन रहे हो, निश्चित रूप से उसको पहले से किसी न किसी रूप में पढ़े होंगे, आपकी बहुत अधिक रुचि होगी, कोई उसका बैकग्राउंड होगा तभी उसको रख रहे हैं। आप उसमें लेमैन नहीं हैं, इसलिए उसमें सवाल भी उसी हिसाब से पूछे जाएंगे, बहुत गहराई से उतर करके, इसलिए उसका मास्टर आपको होना चाहिए। तो जब कभी भी आप तैयारी करने की शुरुआत करते एकदम बिगिनिंग में भी, तो आपके दिमाग में हो कि हमें एक वैकल्पिक विषय तो रखना है, उस वैकल्पिक विषय की तैयारी अधिकतम गहराई तक हमें करनी है। अब गहराई तक का मतलब है कि यहाँ पर आपको रिसर्च नहीं करना है, जैसा मैंने कहा कि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र होंगे उनसे थोड़ा ऊपरी स्तर का, और उसके लिए आप उस विषय के पिछले सालों में कम से कम पीछे के 4-5 सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनकी आप एनालिसिस करके उन प्रश्नों को समझ करके उस लेवल की तैयारी आप करेंगे। मास्टर होने का मतलब वहाँ पर यही है। यदि एमए लेवल की आपकी तैयारी है उस विषय की, तो बड़े आराम से आप उनके सवालों के उत्तर दे पाएंगे, उन विषयों के, वैकल्पिक विषयों के। तो ये आपको दिमाग में पहले से रखना है।